हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे आरआरबी ग्रुप डी रेलवे के लिए दोस्तों, भारत का भूगोल। जी हाँ दोस्तों, पहली क्लास हम इसमें करवा चुके हैं और ये दूसरी क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के जो जिले हैं कितने हैं, यह क्लास स्टार्ट होगी दोस्तों। तो चैनल पर बिना बने रहें दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक विनती है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए बस आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखना है दोस्तों। मात्र ये 15 से 20 मिनट की क्लास होगी दोस्तों, जिसमें हम बिना किसी फालतू बात किए दोस्तों चीज़ों को आपको समझाते चलेंगे। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न एग्जाम में दोस्तों बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्पेशली ये क्लास होने वाली है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है कि देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले 75 हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही तैयार हो गया, यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं, तो आप कहेंगे सर 75 जिले हैं। और यदि दूसरा प्रश्न इसी तरीके से घुमा फिरा के बन जाए कि वह कौन सा राज्य है जिसके सर्वाधिक जिले हैं, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश राज्य वह राज्य है जिसके सर्वाधिक जिले हैं। कितने हैं? 75 हैं दोस्तों। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे राज्य एवं उनकी राजधानियां, क्योंकि यहाँ से दोस्तों यदि आपसे जीके में प्रश्न नहीं आए तो कभी कभी आपका रीजनिंग में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। वो किस तरीके से बनता है कि आपको एक तरफ राज्य देगा और एक तरफ राजधानी देगा, और उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से मतलब अलग कौन है, भिन्न कौन है। इस तरीके से रीजनिंग में भी आपका प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि अभी 76वां जिला, जी हाँ दोस्तों, करंट का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी का 76वां जिला घोषित किया गया। कब किया गया? 2 दिसंबर 2024 को ये किया गया, जो कि 76वां जिला अस्थायी तौर पर ये घोषित किया गया। ये आपका जो प्रयागराज के महाकुंभ जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पे जो प्रयागराज जिला है उसकी सीमा को काटकर एक जिला बनाया गया जिसका नाम महाकुंभ मेला जनपद रखा गया दोस्तों। इसके बारे में मैं बता दूं यदि आपको, तो इसमें 4 तहसीलों को शामिल किया गया। वो कौन कौन सी हैं तहसीलें, मैं आपको बता दूं। तो वो है, एक आपकी सदर है, एक सौराव है, एक फूलपुर है आपकी, और एक करछना है। ठीक है, एक आपकी करछना है। ये 4 तहसीलों को इसमें शामिल किया गया। और मैं इसमें एक और चीज आपको बता दूं कि इसके लिए अलग से डीएम होंगे और एसडीएम होंगे। ये सभी चीजें क्या है, तहसीलदार होंगे, और पुलिस भी इसके लिए अलग से की गई। और यह दोस्तों मैं बता दूं, अस्थायी तौर पर इसको घोषित किया गया यूपी का 76वां जिला, जिसका नाम महाकुंभ मेला जनपद रखा गया। और ये कब तक अस्तित्व में रहेगा यदि आपसे पूछ ले, तो ये आपका 31 मार्च 2025 तक ये अस्तित्व में रहेगा दोस्तों। तो ये मैंने एक करंट का क्वेश्चन भी यहाँ से आपको तैयार करा दिया। ये आपको याद रखना है कि यूपी का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया? महाकुंभ मेला जनपद अस्थायी तौर पर, जो कि 2 दिसंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक अस्तित्व में रहेगा। और बात करें इसकी क्षेत्रफल की, तो लगभग 6000 हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल। और ये प्रयागराज जिले की सीमा को काटकर बनाया गया था दोस्तों, महाकुंभ मेला के पर्व पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम जो उत्तर प्रदेश राज्य के जिले हैं, एक तरफ राज्य है, ठीक है, ठीक है, एक तरफ क्या है यहाँ पे, अब देखेंगे एक तरफ राज्य है और एक तरफ राजधानियां हैं। चलिए जल्दी जल्दी से इनको देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि राजधानी की बात करें तो शिमला, पंजाब की यदि बात करें चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। ठीक है, याद रखेंगे पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की बात करें देहरादून है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। राजस्थान की आपकी राजधानी जयपुर है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की यदि हम बात करें, यहाँ पे बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है। झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गुजरात की गांधीनगर। दोस्तों ये सभी आपको अच्छे से पढ़नी है और आपको ये याद होनी चाहिए हर समय, क्योंकि यहाँ से कहीं भी प्रश्न बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, रीजनिंग में भी प्रश्न बनता है, और किस तरीके से बनता है ये भी मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की आपकी मुंबई, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की क्या है? हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ से जीके का यदि प्रश्न बनता है तो दोस्तों सुमेलित करने के लिए आता है।
सम्मिलित करने के लिए आता है, इस तरीके से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, जो कि प्रस्तावित है, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी है। कर्नाटक की बेंगलुरु है, ठीक है। केरल की राजधानी की बात करें तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, सिक्किम की गंगटोक, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और नागालैंड की कोहिमा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की यदि हम बात करें, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की शिलांग है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। ये दोस्तों पूछी जाती है। त्रिपुरा की अगरतला है दोस्तों। तो यहाँ से ये कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है, मेघालय की, मिजोरम, त्रिपुरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी, इनको भी देख लेते हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी श्रीनगर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है, ये इसकी राजधानी की बात करें पोर्ट ब्लेयर है। पुडुचेरी की राजधानी की बात करें पुडुचेरी। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव का दमन है इसकी राजधानी, ठीक है। क्या है? दमन है। बात करें यहाँ पे चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। और दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरवत्ती है और लद्दाख की लेह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे चीजों को। चलिए, वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। थारू जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जो कि गोरखपुर में निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है दोस्तों। तो ये कहाँ से प्रश्न बनते हैं ऐसे कि शोक के पर्व में वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को, ठीक है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो आप कहेंगे सर थारू जनजाति है। और एक प्रश्न दूसरा किस तरीके से बनता है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती है? मुख्यतः तो गोरखपुर में निवास करती है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में दोस्तों। ये हमारा जो उद्देश्य है, आपने देखा घटना चक्र की बुक जो हम करा रहे हैं दोस्तों, तो हमारा दोस्तों एक ही उद्देश्य है कि आपको बुक को अच्छे से दोस्तों हम कवर करा दें। क्योंकि ऑडियो विजुअल लर्निंग जो होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा सबसे फ़ायदेमंद बताई गई है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है दोस्तों, 2 चीज़ें हो रही हैं आपकी यहाँ पे। एक तो आपका रिवीज़न, यदि आपने पढ़ लिया तो रिवीज़न हो रहा है, और साथ के साथ आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं कि किस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं ये साथ के साथ आपको बताता चल रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर-पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलियार्ड प्रजाति समूह पाया जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि मंगोलियार्ड प्रजातीय समूह कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में, ठीक है। आगे बात करें, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित जनजातियां कौन सी हैं? संथाल है, भील है, कोल है, चैंचू है, मलायन है, कुरुम्बा है, उराव है, मुंडा है, आदि है, ठीक है। आदि प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनजातियां, यहां से देखेंगे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। भारतीय जनजातियां, एक तरफ राज्य है आपके और एक तरफ संबंधित जनजातियां हैं, ठीक है। मतलब उस राज्य से जो संबंधित जनजातियां हैं उनको दिखाया है एक तरफ। चलिए समझते हैं। जैसे कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित जनजातियां कौन कौन सी हैं आपकी मैं बात करूं तो थारू है, भोटिया है, जौनसारी है, राजी है, नीति है, कोय है, ठीक है। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है वो थारू है, भोटिया है, जौनसारी है, ठीक है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की जो संबंधित जनजातियां हैं, थारू है, बुक्सा है, जौनसारी, ठीक है, खरवार, माहीगिर, ये महत्वपूर्ण है। उड़ीसा की बात करें तो कोल, बोंडा, संथाल, जुआंग, खरिया। तो यहाँ पे किस तरीके से प्रश्न बनते हैं तो मैं आपको बता दूं। यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बनेंगे कि जो जैसे एक दे दिया संथाल आपका, ठीक है। संथाल जो जनजाति है वो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में बनेगा। तो उसमें यदि उड़ीसा है तो उड़ीसा लगा देंगे। यदि जैसे यहाँ पे अब बात करें जैसे झारखंड की, तो मुंडा, संथाल हो, तो संथाल आपकी झारखंड में भी पाई जाती है। तो यदि ऑप्शन में झारखंड है तो उस पर भी टिक करेंगे दोस्तों। यदि ए और बी दोनों कर दे इस तरीके से वो बनता है विकल्प, तो दोनों हो जाएंगे। नहीं तो इनमें से कोई एक ही देगा, ठीक है। इनमें से कोई एक ही देगा और आप उस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से संबंधित जनजातियां कौन सी हैं इनको देखते हैं। कोल, मुंडा, गोंड, भील, बैगा, असुर, मुरिया, बंजारा, सहरिया, भारिया,
ठीक है? तो यहाँ से जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी गई है जैसे भील हुआ, गोंड हुआ, कूल हुआ, ठीक है? आपकी ये हुआ असुर, ये हुआ सहरिया, बंजारा, ये सब पूछी गई हैं दोस्तों। चलिए आगे सिक्किम से संबंधित कौन-सी हैं? लिम्बू, यांगबुंग, लेरचा, लेपचा। लेप्चा पूछी गई थी अभी दोस्तों, बहुत हाल ही में ये लेप्चा पूछी गई थी कि लेप्चा जो जनजाति है, वो किस राज्य से संबंधित है लेप्चा? तो ठीक है, आप कहेंगे सर सिक्किम से संबंधित है लेप्चा। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, असम से संबंधित जनजातियाँ देखते हैं। असम राज्य से कार्बी, डफला, मिकिर, लुसाई, डिमारा, नागा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बस चीज़ों को हमारे साथ दोस्तों ऐसे रिवाइज़ करना है धीरे-धीरे, और एक बार दोस्तों वीडियो को पॉज़ करके दोस्तों अच्छे से इसको एक बार दिमाग में घुमा लेना है इन शब्दों को। जैसे नागा हुआ, कि नागा जनजाति जो है वो किस राज्य से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, तो असम कहेंगे आप, ठीक है? असम। ऐसे जो शब्द हैं दोस्तों जो देखने में अनोखे से लगते हैं आपको, और कहीं न कहीं उसका आपने न्यूज़ चैनल में, कहीं न कहीं फ़ोन वगैरह में आपने उनका नाम सुन रहे हो। तो करंट में जो चीज़ें जो जनजाति के बारे में बात हो रही हो करंट न्यूज़ में, वो चीज़ें आप उसको अच्छे से देखेंगे, उसको ध्यान देंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी यहाँ जनजातियाँ हैं, किस-किस को आप याद रखोगे? तो इसकी बस एक ही ट्रिक है, जो चीज़ें एक तो पिछली परीक्षाओं में पूछी गई वो, और जो करंट में जनजातियों के बारे में बात हो रही है, बस उन पे ध्यान देना है आपको, वहीं से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं गद्दी, कनौरा, लाहौली। बिहार से देखिए संथाल है, ठीक है? ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर बिहार से। अरे बिहार ऑप्शन में नहीं है तो ऊपर आपका है और भी है, जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, ठीक है? एक ना एक ऑप्शन में ज़रूर देगा। चलिए मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। गुजरात से संबंधित डाफर, भील, कोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं चीज़ों को। महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है? ये पूछी जाती हैं गोंड, भील, ये इनको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नागालैंड से कौन-कौन सी हैं? आगामी, मिकिर। राजस्थान से भील, सहरिया, बंजारा, कोली, गरस गरासिया, ये किस राजस्थान राज्य से संबंधित जनजाति है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, केरल हुआ, अंडमान निकोबार। इसी तरह आगे भी है दोस्तों, वीडियो को पॉज़ करके स्क्रीनशॉट लेके आप चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और है इनको देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या? मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार को मनाती है, ठीक है? ये पूछा गया प्रश्न है कि जो मुंडा जनजाति है वो किस त्योहार को मनाती है? सरहुल त्योहार को मनाती है। आगे बात करें, भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति जारवा है, ठीक है? जारवा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली अति प्राचीन जनजाति है, ठीक है? यदि आपसे पूछ ले कि भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन-सी है? तो आप कहेंगे सर जारवा है, ठीक है? और जारवा पाई कहाँ जाती है? आप कहेंगे सर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, और ये पाई जाने वाली अति प्राचीन जनजाति है, ठीक है? आगे बात करें, झूमिंग एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। झूमिंग कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, तो झूमिंग एक कृषि है, ठीक है? जिसको स्थानांतरित कृषि है, ठीक है? कैसी कृषि है? स्थानांतरित कृषि है। आगे बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्रम से कौन-सी है? बंगाली एवं तेलुगु, ठीक है? याद रखेंगे, यदि आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है कि जनगणना 2011 के अनुसार हमें ये बता दीजिए कि भारत में हिंदी के बाद जो व्यक्तियों द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो कौन-सी है? तो आप कहेंगे सर बंगाली है, और उसके बाद तेलुगु है, ठीक है? भारत में पहले नंबर पे हिंदी है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, और फिर दूसरी बंगाली, और उसके बाद तेलुगु है तीसरे नंबर पे, ठीक है? अब देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ दोस्तों। दोस्तों चीज़ों को हमें सिर्फ़ वो पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। और आप देखेंगे कहीं न कहीं आपका 1 मंथ के अंदर दोस्तों आपका जीके हुआ, रीज़निंग हुआ, मैथ हुआ, ये दोस्तों धीरे-धीरे आपका कंप्लीट सिलेबस मैं यहाँ पे आपका कवर करा दूँगा। आरआरबी ग्रुप डी के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कवर यहाँ पे मैं करा दूँगा, और आप चाहे तो विज्ञान की क्लास अभी से देख सकते हैं, फिज़िक्स की वहाँ पे सीरीज़ मैंने यहाँ पे चलाई हुई है अपने चैनल पर, उसको आप आसानी से देख सकते हैं, अच्छे से बिल्कुल पूरा कराया है फिज़िक्स को। चलिए भारत की प्रमुख नदियाँ के बारे में अब मैं यहाँ पे बात करूँगा। भारत की प्रमुख नदियाँ, चलिए, भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, क्या है?
हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण हैं, ठीक है? हिमालय की नदियाँ कैसी हैं? पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण हैं। ये एग्ज़ाम में आता है कि हिमालय की नदियाँ जो है वो किसका उदाहरण है? वो आप कहेंगे पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। कौन-कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर नदी, ठीक है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है यदि बात करें तो 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी मतलब गोमुख से होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमानी जिसको गोमुख के नाम से जाना जाता है। तो गंगा का उद्गम मतलब जो कहाँ से निकलती है गंगा? तो आप कहेंगे गंगोत्री से निकलती है, जिसको गोमुख भी बोलते हैं। तो गंगा का जो उद्गम है वो गोमुख है, ठीक है? बात करें इसकी लंबाई की, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे सर 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाती है, ठीक है? आपसे यदि पूछ ले कि गंगा जो है वो किसका संयुक्त रूप है? तो आप कहेंगे सर भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मतलब भागी और अलग हो गई, इनका संयुक्त रूप ही गंगा नदी दोस्तों। ये ट्रिक से आप याद रखेंगे कि भागी और अलग हो गई मतलब भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप बन के क्या हो गया? गंगा, ठीक है? इसी तरीके से आगे बात करें, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है? गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है? याद रखेंगे दोस्तों, गंगा से प्रश्न कई बनते हैं और अच्छे से इसको हम तैयार करते चलेंगे अपने उसमें। क्या है कि गंगा बांग्लादेश में क्या है? इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। गंगा अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है, ठीक है? तो यदि बात करें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, देखिए एक प्रश्न और यहाँ पे तैयार हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो आप कहेंगे सुंदरबन का डेल्टा। और इसका निर्माण कौन करता है? गंगा नदी करती है अपने मुहाने पर, ठीक है? और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहेंगे आप पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा का ही नाम बांग्लादेश में क्या है? पद्मा, ठीक है? अब बात करें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं? कई बार प्रश्न पूछा गया है आपसे कि बता दीजिए कि निम्नलिखित में से गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, या ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक है? तो यदि आपको पता होगा कि कौन सी सहायक नदियां हैं, तो जो नहीं होगी आप उसको आसानी से यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, गोमती है, सोन है, रामगंगा है, ठीक है? याद रखेंगे। एक बार और देखिए, देखते हैं दोबारा से। यमुना, गंडक, घाघरा, यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सोन, रामगंगा, ठीक है? यमुना है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, सोन है, गोमती है और रामगंगा है। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। अच्छे से चीजों को कवर करना है दोस्तों, बस इसी का प्रयास हमारा रहता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं कि देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है? जो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। और आपका जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम जहां पर होता है वहां पर ही देवप्रयाग है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां पर ही क्या है? आपका देवप्रयाग है। बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। जहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है वहां पे आपका रुद्रप्रयाग स्थित है। आगे बात करें, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे बद्रीनाथ, ठीक है? जबकि केदारनाथ आपका मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है? तो ये प्रश्न वो हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, याद रखेंगे। देवप्रयाग आपका अलकनंदा और भागीरथी के नदी के संगम पर स्थित है, देवप्रयाग। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, ठीक है? बात करें बद्रीनाथ का मंदिर जो है प्रसिद्ध मंदिर, वो आपका अलकनंदा नदी के तट पर है। और जबकि केदारनाथ की यदि हम बात करें तो आपका केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर करेंगे दोस्तों। और मैं
आपसे गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा और आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से आरआरबी का जो एग्ज़ाम है उसको आसानी से दोस्तों क्रॉस कर जाएँगे। बस आपको करना क्या है, जैसे ही हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेशन हम आपके लिए लाएँगे। बस वो आपको कवर करने हैं बस और आपका हो जाएगा काम। यहाँ पे हम अपने इस चैनल पे आपका जो घटना चक्र की जो बुक है आपका उसमें से रीज़निंग मैथ को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छे से दोस्तों कवर करेंगे और एक्स्ट्रा दोस्तों डोज़ देंगे मैथ और रीज़निंग के प्रश्नों की, एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको करवाएँगे और एक कंप्लीट तैयारी आपकी हम यहाँ पे कराएँगे दोस्तों। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ जो भी आपके भाई-बहन तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। और मैं आपको बताता चलूँ एक और चीज़ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेशली अभी तो जो रेलवे की है और जो आने वाली जितनी परीक्षाएँ हैं, उन सभी के लिए भी क्लासेस हम यहाँ पे लाएँगे। चलिए फिलहाल हम रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए सीरियस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमताल, फुल्लर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? यदि आपसे पूछ ले गोमती नदी का उद्गम कहाँ है, तो गोमताल है जो कि फुल्लर झील के नाम से जाना जाता है जिसे, जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, ठीक है? ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, ठीक है? आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी कैसी है ये, जिसका उद्गम मैदान में है, ठीक है? इसका उद्गम कहाँ में? मैदान में है। ये एकमात्र सहायक नदी है गोमती नदी गंगा की, जिसका उद्गम आपका मैदान में है। गोमती नदी गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है? यदि आपसे पूछ ले कि ये गोमती नदी मिलती कहाँ है गाजीपुर जिले में, गंगा नदी से मिलती है, ठीक है? गाजीपुर जिले में। चलिए आगे बात करें यमुना। यमुना, यमुना नदी की बात यहाँ पे हम करेंगे। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री, हिमनद से बंदरपुछ नामक स्थान से होता है। यह प्रयाग जिसको इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है? आपसे पूछ ले यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से जो कि बंदरपुछ नामक स्थान से है, ठीक है, होता है। और बात करें यह प्रयाग में आपकी गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ की यदि बात करें तो केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, याद रखेंगे। पूछा गया है कई बार प्रश्न कि दोस्तों प्रश्न इसी तरीके से एग्जाम बनते हैं, तो गंगा की सहायक नदियाँ पूछ लेगा, नर्मदा की सहायक, ठीक है, या आपकी यमुना की सहायक नदियाँ पूछ लेगा तो आप याद रखेंगे। तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं? केन है, बेतवा है, चंबल है। केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, यमुना की सहायक नदियां हैं। आगे बात करें भारत में चंबल और सोन नदियां अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, ठीक है? चंबल और सोन जो नदियां हैं वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, ठीक है? गंगा की सहायक नदी सोन उत्तर वाहिनी है, ठीक है? उत्तर वाहिनी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी कौन सी है? आप करेंगे सोन है, ठीक है? नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा दक्षिण में के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और एसु एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ठीक है? नर्मदा और ताप्ती नदियां ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, और एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। कावेरी नदी का दक्कन पठार में प्रवाहित होती हैं, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती हैं, ठीक है, याद रखेंगे 3 द्वीपों का निर्माण करती हैं। प्रादीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। यदि आपसे प्रश्न बन जाए प्रादीपीय भारत, देखिए तो डिफरेंस है, इसमें प्रश्नों में डिफरेंस है। गंगा मत लगा आना, ठीक है? गंगा भी देगा विकल्प में तो वहां पे आप टिक मत कर देना। यहाँ पे प्रश्न बदल गया है, प्रादीपीय बात हो रही है। प्रादीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, ठीक है। आगे भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी की यदि हम बात करें तो वो दामोदर नदी है और इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। जैविक मरुस्थल, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है?
यदि आपसे प्रश्न एग्जाम बन जाए तो वो दामोदर नदी है और इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, एक एक दोस्तों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो इसमें हमने वही प्रश्न लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आपसे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं रेलवे की। वो सभी प्रश्नों का समावेश हमने इसमें किया है और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सभी प्रश्नों को हमने इसमें लिया है दोस्तों। फालतू कोई भी एक भी प्रश्न नहीं है और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है आप जिससे आप छोड़ सको और उसे आगे बढ़ सको। तो इसलिए बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है अच्छे से। चलिए, कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, और अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। आगे बात करें, राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर है। राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। ठीक है, आगे बात करें, सतलज नदी का उद्गम स्थल चीन में है। ठीक है, सतलुज नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? चीन में है। चलिए आगे बात करें, नदियों के किनारे बसे शहर। आय हाय, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। कैसे बनते हैं? आपको एक नगर देगा, पूछ लेगा कौन सी नदी के किनारे बसा है ये नगर। ठीक है, तो इसी तरह का जैसे गोरखपुर है आपका, वो राप्ती नदी के किनारे बसा है। लुधियाना आपका सतलुज, सूरत ताप्ती, अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे, कोटा आपका चंबल नदी के किनारे और नासिक आपका गोदावरी नदी के, कानपुर हुआ गंगा नदी के किनारे, सोकाबो घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे, पटना आपका गंगा नदी के किनारे और श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे बसा है और पंडपुर भीमा नदी, बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर की यदि हम बात करें तो महानदी के किनारे, कटकवी महानदी के, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, उज्जैन दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि उज्जैन जो है वो आपका किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे, ये भी पूछा गया है। बद्रीनाथ अलकनंदा, मथुरा आपका कहाँ? यमुना के और दिल्ली भी यमुना। फिरोजपुर आपका सतलुज नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा, वाराणसी हुआ गंगा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती इंपोर्टेंट है, संभलपुर महानदी के, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, अयोध्या ये भी प्रश्न पूछा गया है, जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ओरछा आपका बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। ठीक है, यह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य को भारत के नियाग्रा के रूप में जाना जाता है और चूलिया प्रपात चंबल नदी पर और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर। ठीक है, और कपिल धारा प्रपात आपका नर्मदा नदी पर और हुंडरू प्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि चिल्का झील जो है आपकी उड़ीसा में है। पहला प्रश्न ये कि चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, आप कहेंगे सर चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और इसी तरीके से हम अगली क्लास में मिलते हैं आपसे भारत के भूगोल की अगली क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। दोस्तों वादा है आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की हम कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पे करवाएंगे, चाहे आपका वो जीएस हो, करंट अफेयर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी की क्लासेस हमारे इस चैनल पर मिलेंगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।